हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स और उसमें से चैप्टर चल रहा था थर्ड, विद्युत धारा। तो उसमें से आइए दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं बेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दिया गया है, यानी इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग क्या होता है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं इलेक्ट्रॉनों के अपवहन वेग की। तो आइए दोस्तों हेडिंग डाल लेते हैं, इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग। तो हेडिंग डालेंगे दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग। ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर स्टार बना लेंगे। कई बार एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों किस तरीके से इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग ज्ञात करते हैं। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं दोस्तों, किसी भी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन किसी भी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन किसी भी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में मुक्त अवस्था में मुक्त अवस्था में किसी भी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होते हैं मुक्त अवस्था में होते हैं और ये चालक के अंदर और ये चालक के अंदर और ये चालक के अंदर जिगजैग मोशन। कौन सा मोशन दोस्तों? जिगजैग, यानी हिंदी में से बोलते हैं यादृच्छिक। हिंदी में बोलते हैं इसको यादृच्छिक गति। यादृच्छिक गति करते हैं। यादृच्छिक गति का मतलब होता है सभी दिशाओं में गति करते हैं, यानी जिस दिशा में उनका मन आ जाता है इलेक्ट्रॉनों का, उस दिशा में गति करने लगते हैं। ये सभी दिशाओं में गति करते हैं। ये सभी दिशाओं में ये सभी दिशाओं में गति करते हैं। क्या करते हैं? ये सभी दिशाओं में गति करते हैं। इस प्रकार से इनका औसत वेग शून्य होता है। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों, तो इनका प्रारंभिक औसत वेग क्या होगा। यानी प्रारंभिक वेग के लिए क्या करते हैं, u लिखते हैं और औसत के लिए एवरेज रख देते हैं av। तो ये बराबर क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। इसे मान लेते हैं समीकरण 1 के रूप में। अब आइए देख लेते हैं, एक चालक बना लेते हैं, उसमें देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरीके की गति करते हैं। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले एक चालक बनाएंगे। तो इस तरीके से एक चालक बना लेते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से एक ये चालक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये एक चालक बन गया है। अब देख लेते हैं इसमें इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस तरह से गति करते हैं दोस्तों। तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके की गति करते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन इस तरीके से गति करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन इस तरीके से गति करेगा।
यानी ये गति कैसी है, ये जिगजैग मोशन है, ये इसी चालक तार के अंदर आसानी से घूमते रहते हैं क्योंकि ये मुक्त अवस्था में होते हैं। अब आइए देख लेते हैं, जब चालक पर, लिख लेते हैं दोस्तों, जब चालक पर विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, जब चालक पर विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, जब चालक पर विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, तब इलेक्ट्रॉन आयतित होकर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में त्वरित होते हैं, इस त्वरण के लिए t समय में अतिरिक्त वेग प्राप्त कर लेते हैं, क्या करते हैं, इस t समय में अतिरिक्त वेग प्राप्त कर लेते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, ये जो चालक तार दिया गया है, इसी चालक तार में क्या करते हैं, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, यानी एक विभवांतर लगा देते हैं। तो देख लेंगे, यहाँ पर एक चालक बना लेते हैं, मान लेते हैं ये एक चालक तार है, इस तरह से ये एक चालक तार दिया गया है, इस पर एक बैटरी लगा देते हैं दोस्तों इस तरीके से। तो इस तरीके से ये एक परिपथ बन जाता है। वैसे मान लेते हैं ये वाला जो है फलक ये P है और ये वाला जो फलक है ये Q है। जैसे ही यहाँ से विभवांतर लगाया जाता है, एक बैटरी लगाई जाती है, तो ये प्लस सिरा होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक प्रकृति के होते हैं, तो वो सब प्लस की ओर आकर्षित होते हैं। तो इन जो अभी तक इलेक्ट्रॉनों की जिगजैग गति थी, यानी ये इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति कर रहे थे, जिगजैग मोशन में गति कर रहे थे, जैसे ही कोई विभवांतर लगाते हैं तो उनकी गति जो है वो निश्चित दिशा में हो जाती है। तो आइए देख लेते हैं इनकी गति किस तरीके से निश्चित दिशा में होगी। जैसे यहाँ पर विभवांतर लगाया गया तो ये सभी इलेक्ट्रॉन कैसे थे, ऋणावेशित थे, तो ये प्लस की ओर चलने लगते हैं, तो इनकी दिशा एक निश्चित दिशा हो जाती है इस तरीके से। तो सभी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं। तो जितने भी इस चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन थे वो सभी एक निश्चित दिशा में गति करने लगे। अब इसके बाद में ये देख लेते हैं, ये जो दिया गया है ये क्षेत्रफल है, इस तार का, चालक तार का क्षेत्रफल है, चालक तार का क्षेत्रफल दिया गया है, ये इधर क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल A से लिख देंगे। अब उसके बाद में देख लेते हैं यहाँ पर विद्युत क्षेत्र लग रहा है जो P के विपरीत दिशा में होगा, क्योंकि ये प्लस से माइनस की ओर होता है, तो ये वाला प्लस सिरा और ये माइनस सिरा है, तो ये हो जाएगा इसका विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं इस चालक तार की लंबाई देख लेते हैं। तो इस चालक तार की लंबाई कितनी है दोस्तों, तो ये चालक तार की लंबाई हो गई और इसे L से डिनोट कर लेते हैं, तो ये L बराबर हो गया चालक तार की लंबाई। अब आइए देख लेते हैं इसका डेरिवेशन किस तरीके से करेंगे। ये यहाँ पर कुंजी है। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों इसका डेरिवेशन। तो लिखेंगे यहाँ पर माना चालक PQ जिसकी
माना चालक पी क्यू जिसकी अनुप्रस्थ काट ए है तथा लंबाई एल है तथा एल लंबाई है। आयतित विभवांतर क्या लगाया गया है, तो देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर विभवांतर क्या लगा है, v लगा है, तो v से इसे लिख देंगे। अब जब ये विभवांतर v लगा है तो इसके बीच में p और q के बीच में विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। तो लिखेंगे यदि p से q तक स्थापित वैद्युत क्षेत्र P से Q तक स्थापित वैद्युत क्षेत्र E है। क्या दिया गया दोस्तों, P से Q तक स्थापित वैद्युत क्षेत्र E दिया गया है। तो देख लेते हैं वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल, तो लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल। तो आइए देख लेते हैं वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल क्या है, F है। तो अब F का फार्मूला देख लेते हैं दोस्तों। तो F का फार्मूला कहाँ से निकलेगा, वैद्युत क्षेत्र से प्राप्त होता है। तो आइए देख लेते हैं, यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, E बराबर F अपॉन Q, इस तरीके से। तो यहाँ पर जब F का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, F इक्वल टू ये Q दिया गया है, यानी ये आवेश दिया गया। आवेश किसका, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, तो माइनस E, उसके बाद में ये कैपिटल E आ जाएगा। और इसे मान लेंगे कि ये जो समीकरण दिया गया है ये समीकरण है दूसरा। इस तरीके से F का मान निकाल लिया। अब देख लेते हैं दोस्तों वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल F है। अब लिखेंगे यदि P से Q तक स्थापित वैद्युत क्षेत्र E है, लिखेंगे यदि P से Q तक स्थापित वैद्युत क्षेत्र E है, तो E बराबर आ जाएगा V अपॉन L, और ये समीकरण बन जाएगा तीसरा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, लिखेंगे जहां समीकरण 2 से समीकरण 2 में ऋण चिन्ह, समीकरण 2 में ऋण चिन्ह यह दर्शाता है कि P व E एक दूसरे के विपरीत हैं। माना दो क्रमिक संघट्टों के बीच त्वरण। अब क्या लिखेंगे दोस्तों, यहां से माना दो क्रमिक संघट्टों के बीच त्वरण A है।
त्वरण क्या है दोस्तों, ए है, तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा, त्वरण ए है तो बल F बराबर m इंटू ए। अब जब ए का मान निकालेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, यहां पर देख लेते हैं। तो जब ए का मान निकालेंगे तो F ऊपर हो जाएगा और m नीचे हो जाएगा। अब यहां पर देख लेते हैं, F का मान रखने पर क्वेश्चन में लिख देते हैं, F का मान रखने पर, तो आइए F का मान रख देते हैं यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा A बराबर, अब F का मान देख लेते हैं। F का मान क्या दिया गया दोस्तों, तो F का मान ये दिया गया माइनस का स्मॉल ई और उसके बाद में कैपिटल ई, तो F की जगह लिख देते हैं माइनस का स्मॉल ई और कैपिटल ई और अपान में स्मॉल m दिया गया है। तो इस तरीके से ये A का मान प्राप्त हो जाता है, यानी ये त्वरण जो है प्राप्त हो जाता है कि जब हम किसी चालक तार पर कोई विभवांतर लगाते हैं, कोई बैटरी लगाते हैं, कोई वैद्युत क्षेत्र स्थापित करते हैं, तो जो उसके इलेक्ट्रॉन जिग जैग मोशन कर रहे थे वो किस अवस्था में गति करने लगते हैं, एक दिशा में गति करने लगते हैं, और उनके द्वारा प्राप्त त्वरण ये हो जाता है। जहां पर ये माइनस का ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, ये कैपिटल ई वैद्युत क्षेत्र है और ये m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। लिखेंगे जहां m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, जहां m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, द्रव्यमान, जहां m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, जहां m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। अब देख लेते हैं दोस्तों, इसे बना लेते हैं, समीकरण 3 बन गए थे तो ये समीकरण हो जाएगा चौथा। अब आइए देख लेते हैं इसके आगे का कैलकुलेशन। आइए दोस्तों देख लेते हैं आगे का कैलकुलेशन। तो लिखेंगे माना दो क्रमिक संघट्यों के बीच माना दो क्रमिक संघट्यों के बीच औसत विश्रांति काल टाउ है। औसत विश्रांति काल क्या है दोस्तों, टाउ है। तो गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से तो आइए दोस्तों देख लेते हैं गति का प्रथम समीकरण क्या होता है। तो दोस्तों समीकरण होता है v बराबर u प्लस at, ये होता है गति का प्रथम समीकरण। अब आइए मान लेते हैं इसमें। तो दोस्तों माना v बराबर क्या है, vd, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों का अपवाहन वेग। क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनों का अपवाहन वेग। उसके बाद में u लिखेंगे। u क्या है, तो दोस्तों उसमें u क्या था, u था औसत, प्रारंभिक औसत वेग। और a क्या है दोस्तों, a है त्वरण, त्वरित इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्राप्त किया गया त्वरण है। t देख लेते हैं दोस्तों, t क्या है, t है विश्रांति काल। क्या है, विश्रांति काल। और विश्रांति काल को कैसे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से। तो आइए अब इन सब का मान किस में रख लेते हैं, गति के समीकरण प्रथम में। तो गति का प्रथम समीकरण लिख लेते हैं। तो क्या दिया गया है दोस्तों, दिया गया है v बराबर u प्लस at। तो v किसके बराबर माना गया है, vd के बराबर माना गया। तो दोस्तों क्या आ जाएगा, vd बराबर u क्या है, u एवरेज है, प्लस
ए की जगह क्या है दोस्तों, ए की जगह ए का मान रखेंगे, तो ए का मान क्या था, माइनस का ई और कैपिटल ई और अपान में एम इंटू टी की जगह क्या माना गया, टी की जगह टाउ माना गया है, तो टी की जगह टाउ रख देंगे। अब देख लेते हैं दोस्तों, तो औसत प्रारंभिक औसत त्वरण क्या था उनका, शून्य था, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा वी डी बराबर, इसकी जगह हो जाएगा शून्य प्लस माइनस का ई कैपिटल ई अपॉन में एम और उसके बाद में टाउ आ जाएगा। अब आइए इसे एक फार्मूले के रूप में रख लेते हैं, तो क्या आएगा दोस्तों, आ जाएगा वी डी बराबर माइनस का ई कैपिटल ई अपॉन में एम और इनटू लगाकर क्या लिखेंगे दोस्तों, टाउ लिख देंगे। तो इस फार्मूले को बंद कर देते हैं और यही फार्मूला क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनों का अपवाहन वेग। तो लिख देंगे दोस्तों, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जा चुका है। लिख देंगे ये क्या प्राप्त हुआ है, ये है इलेक्ट्रॉनों का अपवाहन वेग। तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों का अपवाहन वेग। दोस्तों पेपर में एग्जाम में ये कई बार कई भाषाओं में आ जाता है, कहीं कहीं पर लिखा होता है कि इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग क्या होगा या इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या होगा। तो इसका मतलब क्या है, यही वाला आंसर इसका मतलब है कि यदि इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग या इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग कहा जाए तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग ही होता है। तो ये क्वेश्चन कई भाषाओं में पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो बच्चों आप लोगों को भ्रमित नहीं होना है, इलेक्ट्रॉनों के अपवहन वेग को ही अनुगमन और अपवहन वेग भी कहते हैं।